Assalamu alaikum student, welcome back to the YouTube channel Little Biologist. This is Mr. Naseem here, your biology teacher. आज हम 11th बायोलॉजी की आगाज़ करते हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक जो कि सेल बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि सेल है क्या, और इसके बाद हम सेल की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि सेल किसने डिस्कवर किया और सेल की डिस्कवरी कब हुई, और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किस तरह हुई। तो देखते हैं पहले सेल को, सेल की डिफिनीशन को देखते हैं कि सेल असल में है क्या। सेल की डिफिनीशन कुछ इस तरह है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म और लाइफ। स्टूडेंट, सेल जो है ये एक स्ट्रक्चर यूनिट है और साथ फंक्शनल यूनिट है, किसका? ऑर्गेनिज्म का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेल जो है ये स्ट्रक्चर यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। स्टूडेंट, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की जिस्म जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। जिस तरह एक दीवार होता है, दीवार किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? एंटों से। इस तरह हमारी बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म की जिस्म जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? सेल से। उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। और साथ सेल जो है फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? हमारी आंखें जो है ये देखती हैं, आंखों के ज़रिए से हम क्या करते हैं? देखते हैं। नोज़ के ज़रिए से हम क्या करते हैं? हम इसके ज़रिए से जो है सूंघते हैं, और साथ कानों के ज़रिए हम क्या करते हैं? सुनते हैं। टांग यानी ज़ुबान के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़ायका महसूस करते हैं। तो ये ऑर्गन फंक्शन क्यों करते हैं? ये स्टूडेंट सेल की वजह से करते हैं। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म। तो इसके बाद स्टूडेंट हम जाते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल की तरफ। हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की तारीख को हम पढ़ते हैं। सेल किसने डिस्कवर किया? सेल कब डिस्कवर हुआ और इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई, उसके बारे में हम अभी जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट, सेल जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, हम अपनी नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते। तो हमें एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से हम सेल को देख सके। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सेल की डिस्कवरी जो है वो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई। सेल माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप 15th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ। 15th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है। 15वीं सदी के आखिर में माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हुआ। और सेल की जो डिस्कवरी है, सेल डिस्कवर हुआ 16th सेंचुरी में। कब डिस्कवर हुआ? 16th सेंचुरी में सेल जो है वो डिस्कवर हुआ। अभी हम देखते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया और किस तरह उसकी डिस्कवरी हुई। देखिए, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने सबसे पहले प्लांट सेल को
1665 में, यानी 1665 में इसने प्लांट की सेल को डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हॉक ने, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब किसी के जहन में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि किस तरह उसने जो है प्लांट की सेल को डिस्कवर किया होगा। जो रॉबर्ट हॉक था उसने अपने हाथों से एक माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था? एक माइक्रोस्कोप उसने बनाया था। अभी जो है हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो उन्होंने क्या कि प्लांट की एक टिश्यू को उठा लिया। सपोज ये एक क्या है? प्लांट है। एक टिश्यू, यहाँ से एक टिश्यू यानी छिलका, प्लांट की छिलकों को उठा लिया, यानी प्लांट की टिश्यू को उठा लिया, और इस टिश्यू को उसने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब माइक्रोस्कोप के नीचे इसने रखा इस प्लांट टिश्यू को, इस प्लांट की छिलकों को, जिसको हम कॉर्क कहते हैं, तो क्या देखता है? तो उन्होंने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखा। ये प्लांट की जो टिश्यू थी ना, उसमें इसने बिल्कुल इस तरह स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर देखा उसने। तो जब इसने ये देखा तो ये बिल्कुल इस तरह लग रहा था जिस तरह हनी बी की छत्ता जो होता है, हनी बीज की जो घर होती हैं, बिल्कुल इसी तरह लग रहा था। तो यही वजह थी कि रॉबर्ट हॉक ने इसका नाम दिया सेल। इसको क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। और सेल जो है ये एक लतीनी ज़बान के लफ्ज़ सेला से लिया गया है और इसका मतलब है चेम्बर यानी हॉलो स्पेस। ये बिल्कुल इसी तरह लग रहा था जिस तरह छोटे छोटे चेम्बर हो, हॉलो स्पेस हो। तो यही वजह थी कि रॉबर्ट हॉक ने इसका नाम क्या रखा? सेल रखा। अब रॉबर्ट हॉक का जो माइक्रोस्कोप था वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए से प्लांट की सेल की न्यूक्लियस को देख सके। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। जिसका नाम है स्टूडेंट रॉबर्ट ब्राउन। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत अहम है, उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आ गया और इसका माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हॉक के माइक्रोस्कोप से पावरफुल था। और यही वजह थी कि रॉबर्ट हॉक 1831 में प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस के देखने में कामयाब हुआ। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत अहम है स्टूडेंट, इसको याद करना है या उसको जहन में बैठाना है। अब ये तो प्लांट सेल के बारे में बात थी। एनिमल सेल में, एनिमल जो है इसमें किसने सेल को डिस्कवर किया? किस साइंटिस्ट ने एनिमल के अंदर पहले सेल को देख पाया और न्यूक्लियस को देख पाया? तो एक साइंटिस्ट है शुवान। ये एक साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले एनिमल के अंदर सेल और साथ न्यूक्लियस को देख लिया। ठीक है, अब जो है आते हैं स्टूडेंट हम किसकी तरफ? सेल थ्योरी की तरफ आते हैं। स्टूडेंट सेल थ्योरी जो है, ये सेल थ्योरी रेफर टू अ थ्योरी containing main points about cell which is universally accepted। सेल थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है, एक नज़रिया है जिसमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्ट का मतलब है जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी साइंटिस्ट, उनके लोग इस थ्योरी के पॉइंट्स यानी अहम नुकात को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये थ्योरी किसने प्रपोज की? एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत अहम है। ये जर्मन के दो साइंटिस्ट स्क्लीडन और साथ श्वान। स्क्लीडन जो कि बॉटनिस्ट था और श्वान ज़ूलॉजिस्ट था। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने 1838 और 1839 में सेल थ्योरीज को प्रपोज्ड की। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, तो अब हम आते हैं उसकी मेन पॉइंट्स की तरफ
देखिए स्टूडेंट, सेल थ्योरी की जो असल में जो क्रेडिट है वो इन दो सेंटेंस की तरफ जाता है। हालांकि सेल थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो किसी और सेंटेंस ने दिए हैं, लेकिन क्रेडिट स्टूडेंट इन दो सेंटेंस की तरफ जाता है। क्यों? इसलिए कि यही दो सेंटेंस थे जिन्होंने सेल थ्योरी की बेस रखी, जिन्होंने सेल थ्योरी की बेस रखी, उसके बारे में उसने आइडिया दिया। तो यही वजह है कि ज़्यादातर क्रेडिट जो है सेल थ्योरी का वो इन दो सेंटेंस की तरफ जाता है। फर्स्ट जो पॉइंट है सेल थ्योरी की वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी या तो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होगा, उनकी जिस्म या तो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होगा या एक से ज़्यादा। बैक्टीरिया आप देख ले, बैक्टीरिया जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है। और साथ जो है आप ह्यूमन देख ले, और साथ जो है आप प्लांट देखे, और इसके अलावा जो है आप डॉग देखे, काऊ देखे, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी एक से ज़्यादा सेलों पर मुश्तमिल है। तो ये पहला पॉइंट था कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो एक सेल से मिलकर बनी हुई होंगी या एक से ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेल थ्योरी की वो है न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल है वो हमेशा पहले से मौजूद सेलों से आएंगे। इस तरह नहीं है कि पहले से सेल मौजूद नहीं है और सेल वजूद में आए। तो ये पॉइंट किसने पेश किया था? ये पॉइंट पेश किया था रुडॉल्फ वार्को 1858 में। ये एक सेंटेंस है जिसने ये बात की कि सेल हमेशा तब आएगा जब पहले से कोई सेल मौजूद हो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रुडॉल्फ वार्को जो था इस पॉइंट की एडिशन की वजह से उसने एबायोजेनेसिस की थ्योरी गलत साबित की। एबायोजेनेसिस की थ्योरी उन्होंने गलत साबित की। क्यों गलत साबित की? एबायोजेनेसिस थ्योरी ये कह रही थी कि हमेशा सेल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से वजूद में आ सकते हैं। तो रुडॉल्फ वार्को ने कहा कि नहीं, हमेशा सेल तब आएगा जब पहले से सेल मौजूद हो, एक लिविंग सिस्टम मौजूद हो। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है कि सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। देखिए स्टूडेंट, पॉइंट ये कह रही है कि सेल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे यू कैन से मवाद होते हैं जो खूबियाँ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को वालिदैन से बच्चों की तरफ लेके जाते हैं। तो ये सेल थ्योरी की थर्ड पॉइंट है। और लास्ट जो है वो है ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन सेल। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन जो है कहाँ पे होते हैं? सेल के अंदर। अब केमिकल रिएक्शन हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, वो क्या होते हैं? कंबाइन होके एक लार्ज यानी बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है लाइक ग्लाइकोजन, जो कि हमारे मसल में फिर स्टोर होते हैं। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी ग्लाइकोजन उसकी ब्रेकडाउन होके किसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल में लाइक ग्लूकोज। ठीक है। जब ग्लाइकोजन की यानी बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती हैं स्मॉल मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज में, तो इसको फिर हम कैटाबॉलिज्म
बोलते हैं। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये कहाँ पे होते हैं? सेल के अंदर। तो ये सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है। कभी कभार पूछते हैं कि राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया हुआ होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।